चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग EMI। चलिए इसमें एक लास्ट कंटेंट पढ़ते हैं जिसका नाम है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड and induced EMF। time varying magnetic field and induced EMF के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड and induced electric field। ये सिर्फ मिलेगा कहाँ? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए देखिए पढ़ते हैं क्या है। एक कंडक्टिंग लूप है। क्या है? कंडक्टिंग लूप। एरिया है ए, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। बाहर फील्ड नहीं है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखा जाए, एरिया ये है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ये डेवलप होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या वैल्यू होगा, क्या डायरेक्शन होगा, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। बी कंसीडर ए कंडक्टिंग, बी कंसीडर ए कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया ए, ऑफ एरिया, बी कंसीडर ए कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया ए and time varying magnetic field and time varying magnetic field B is shown in figure। if magnetic field, if magnetic field, चलिए लिख सकते हैं, फिर एक बार समझेंगे हम लोग। if magnetic field is varying, if magnetic field is varying with time, if magnetic field is varying with time, then induced EMF is developed। Then induced EMF is developed। That induced EMF, that induced EMF is, that induced EMF exists, that induced EMF exists in any electric field, any electric field, that EMF induced exists, that induced EMF exists in any electric field, that is known as, that is known as the
चलिए लिखिए। चलिए चेंज करें। That induced EMF exists in any electric field that is known as the induced electric field. 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 We have to calculate the magnitude and direction of the induced electric field. We have to calculate the magnitude and direction of the induced electric field. चलिए यहाँ देखिए क्या बताया गया था। कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है टाइम के साथ, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन खोजेंगे। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है नहीं, लेकिन डेवलप होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतलाना। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बतलाना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द induced electric field. प्रॉपर्टीज ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉन कंजर्वेटिव।
इन नेचर इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये नेचर में कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब, कंजर्वेटिव में क्या होता है, किसी क्लोज लूप में चलेंगे तो वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज लूप में घूमेंगे तो फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो नहीं होगा। चलिए अब दूसरा देखिए, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है, इसका वैल्यू सुने हैं, ये क्या? चलिए देखिए कैसा, डीवी बराबर सुने हैं, डीवी बराबर कितना? माइनस ई डॉट डी आर। अब इसी को इंटीग्रेट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? इंटीग्रेट। तो ये क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस है। ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ भी ई डॉट डी आर के बदले डीएल है, लेंथ है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो नॉन कंजर्वेटिव में ये पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहां से चले वहीं पहुंच गए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ये वैल्यू जीरो नहीं होगा। है समझ में? नोट में इसको लिख दे रहा, नोट में V1 माइनस V2 बराबर जीरो होता है इन क्लोज लूप, इन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में इसका वैल्यू V1 माइनस V2 क्या होता है? जीरो। नॉन कंजर्वेटिव में वैल्यू देखिए क्या होगा। क्लोज लूप है, क्लोज लूप में ई डॉट डी, ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे मिलिए, चलिए पहचानते हैं इसको फैराडे लॉ में, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बराबर होगा, ये क्या होगा? बराबर होगा। है समझ में? किसी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा? फैराडे लॉ से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है उसके बराबर होगा। और फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the Lenz rule। क्या बताया गया? जो डायरेक्शन है वो कैसे देंगे? लेंज रूल से देखें। आइए देखिए डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा। ये है एरिया, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मान ले रहा है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किधर? जेड एक्सिस किधर? किधर? बाहर। अब देखिए दिया हुआ है B बराबर माइनस बी नॉट गुना टी, ऐसा। बी नॉट क्या है? कांस्टेंट है। टी क्या है? टाइम है। अब बतलाइए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के साथ क्या हो रहा? बढ़ रहा है कि घट रहा है? बी नॉट टी मैग्नीट्यूड है, माइनस के डायरेक्शन है। के मतलब जेड एक्सिस के लो, माइनस के मतलब अंदर, अंदर फील्ड दिख रहा नहीं। अब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा?
बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या नहीं बात समझ रहा? मैग्नीट्यूड इसका कितना? ये तो डायरेक्शन है माइनस के, तो डायरेक्शन से हमें तो कोई लेना देना है नहीं। नहीं, अब टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा, घट कहाँ से रहा है? टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज। अब समझिए डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा। अकॉर्डिंग टू लेंज रूल क्या होगा? बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाहेगा। घटाने के लिए किधर होगा? बाहर। पहले अंदर है तो अब इसको कुछ लाइन से किधर डेवलप होगा? बाहर। अब बाहर के लिए कौन बाहर है? मैग्नेटिक लाइंस। इसके लिए इसमें करंट लूप में किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बाहर के लिए किधर होगा? हाथ घुमाइए, तो इसमें डायरेक्शन होगा इधर, ऐसे ना। इसका डायरेक्शन दिखा दिए, इंड्यूस्ड करंट का। अब इसमें एक सेल दिखाने जा रहा है। क्या दिखाने जा रहा है? सेल। जो सेल बनेगा जिसका नाम होगा ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन किधर होगा? किधर? ये सब तो हम लोग पढ़े हुए भी है नहीं? कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड है। किधर है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने वाले को क्या करना है? घटाना है। घटाने के लिए लाइंस किधर डेवलप होगा? बाहर। बाहर के लिए हाथ किधर घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर हो गया। अब देखिए, हमको इसका डायरेक्शन नहीं निकालना है, ये सब हम लोग पहले से सीखे हुए। हमको निकालना है डायरेक्शन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये देखिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये भी आप लोग सुने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है कि बढ़ता है? फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा घटता है, ठीक है। फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। तो अब देखिए, इधर से इधर क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? इधर से इधर बढ़ रहा है ना। किधर का पोटेंशियल ज्यादा? इधर का कि इधर का? इधर वाला का ना ज्यादा। तो इधर से इधर चलेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उसके उल्टा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखे दिखा रहा है, अगर इसका टेंजेंट के अलाउ होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे किधर होगा? टेंजेंट के डायरेक्शन में। टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हेयर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड is along the tangent direction. चलिए और फिर से रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला बतलाया गया कि ये कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। नहीं, दूसरा बतलाया गया नॉन कंजर्वेटिव में क्या होगा? क्लोज लूप में चलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो नहीं होगा। ये कहाँ होता है? कंजर्वेटिव में होता है। ये तो नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसमें जीरो नहीं होगा। नहीं होगा जीरो, तो किसके बराबर होगा? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा। उसके बाद क्या बताया गया? फोर्थ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द लेंज रूल। यही बताया गया ना। अब लेंज रूल के अकॉर्डिंग कैसे दिया जा रहा है, उसी को समझाया जा रहा था। एक कंडक्टिंग लूप मान लिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दे दिए वैल्यू क्या है? टाइम के साथ ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। बढ़ने वाले को घटाना है, घटाने के लिए बाहर। बाहर के लिए हाथ किधर घूम रहा है? इधर। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट के अलाउंग होगा, ठीक है ना। और किधर? इधर से इधर पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इधर नहीं होगा।
उसके उल्टा होगा। तो उल्टा दिखाया है यहाँ पे, इधर हर पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो वही दिखाया गया। चलो पीछे, और पीछे भी चले, चलिए लिखिए। ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, नहीं 12th में कोई इसका नहीं है। चलिए चेंज करें।
चलो हो गया। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ने जा रहा है? अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, क्या होता है ये? इट इज द वेरिएबल करंट। ये कैसा करंट होता है? वेरिएबल करंट, विच वेरिंग पीरियोडिकली विथ टाइम। ये टाइम के साथ कैसे वेरी करता है? पीरियोडिकली। इसका वैल्यू क्या होता है? फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड में नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, और दूसरे हाफ टाइम पीरियड में नेगेटिव होता है। मतलब उल्टा होता है, अगर पहले में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, और पहले में अगर नेगेटिव है तो दूसरे में पॉजिटिव। तो इसको लिखते हैं, क्या है? इट इज द वेरिएबल करंट। इट इज द वेरिएबल करंट which varying periodically. It is the variable current which varying periodically with time. It is the variable current which varying periodically with time. Its value is positive for first half time period and its value is negative for second half टाइम पीरियड। इसका जो वैल्यू होगा पहले हाफ टाइम पीरियड में पॉजिटिव होगा, और दूसरे हाफ टाइम पीरियड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। इट इज द वेरिएबल करंट विच वेरिंग पीरियोडिकली विथ टाइम। इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड एंड इट्स वैल्यू इज नेगेटिव फॉर सेकेंड हाफ टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आई टी बराबर आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी। तो ये टाइम के साथ इस तरीके से वेरी करता है। अब इसका ग्राफ देख सकते हैं। ए है आई, ए है टी।
टी बराबर यही है 0। ए है टाइम पीरियड का आधा, ए है टाइम पीरियड, ए है 3t/2, ए है माइनस टाइम पीरियड का आधा, ए है -t। इधर क्या है पॉजिटिव, ऊपर है मतलब पॉजिटिव, इधर क्या है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नहीं, टाइम के साथ क्या हो रहा है पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, मतलब हर टाइम पीरियड के बाद इसका नेचर क्या है सिमिलर। नहीं तो साइन का ग्राफ आप जानते हैं, तो यही है इस तरीके। चलिए हो गया देख लिया। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके का करंट होता है, ठीक है, जो टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है कौन सा, आई बराबर आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी। आई टी बराबर आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। करंट का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आई नॉट। इसको बोलते हैं मैक्सिमम, या इसी का दूसरा नाम है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो ये भी है टाइम पीरियड होता है, क्या होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना, 2π/ओमेगा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना 2π/ओमेगा, ये है टाइम पीरियड। चलिए और आगे चलते हैं।
एवरेज समझते हैं, एवरेज स्पीड जैसे लिखते हैं। एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं? ये हो गया N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ऐसा सुना है? इसी को लिखने जा रहा है समेशन Ni, इसको लिखते हैं Ni गुना Vi। कैसे लिखते हैं? समेशन इतना। और देखा जाए इसको और लिखने जा रहा है इंटीग्रेशन। समेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना, और इंटीग्रेशन मतलब भी जोड़ना। इसको जो लिखने जा रहा है ऐसा, और इसको लिखने जा रहा है ये। एवरेज स्पीड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। चलिए लिखिए। चलिए आगे चले, जिसका नाम है मीन स्क्वायर स्पीड। ये हो गया कौन सा? एवरेज स्पीड। अब दूसरा लिखने जा रहा है जिसका नाम है मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड क्या नाम है? मीन स्क्वायर स्पीड। चलिए क्या है? स्क्वायर स्पीड का एवरेज लेना है। क्या लेना है? स्पीड के स्क्वायर का एवरेज लेना है। ये क्या हो गया? समेशन एन आई गुना वी आई स्क्वायर बाई समेशन एन, कुछ ऐसा, ठीक ना? चलिए और क्या हो गया? इसको और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एन गुना डी एन गुना वी एस, कुछ ऐसा। ये क्या हो गया? स्पीड के स्क्वायर का एवरेज।
तो उसी को बोलते हैं मीन स्क्वायर स्पीड। एक और टर्म लिखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS। ये क्या होता है? मीन स्क्वायर स्पीड का रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? VRMS है, ये रूट ले लेंगे। किसका रूट ले लेंगे? इसका रूट ले लेंगे। किसका रूट लेंगे? इसका रूट लेंगे। RMS स्पीड है उसी का, नहीं, जो मीन स्क्वायर स्पीड है उसका रूट ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। चलिए लिखिए। चलिए चेंज करें। अब निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज करंट इन द होल टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट in the whole time period। Calculation of average value of current in the whole time period। चलिए देखिए कैसे। IT बराबर कितना? I नॉट गुना साइन ओमेगा। IT बराबर कितना? I नॉट गुना साइन ओमेगा। टाइम पीरियड कितना? 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड बराबर कितना? 2π/। अब निकालते हैं इसमें एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? करंट का एवरेज वैल्यू। कैसे निकाला जाए? I गुना dt और dt 0 से t 0 से t क्या आ जाएगा? इधर आ गया t, इधर 0 से t। I नॉट गुना साइन ओमेगा t I एवरेज बराबर I नॉट बाई टी साइन ओमेगा टी।
चलिए अब इंटीग्रेशन कीजिए। आई एवरेज आई नॉट बटा साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, जीरो से टी, जीरो से कहाँ, क्या आ गया, आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी, ठीक है। कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। चलिए टी बराबर क्या होता था, इतना ना, ओमेगा टी बराबर कितना, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा टी बराबर ओमेगा गुना टी बराबर 2 पाई, है ना, तो यहाँ रख दीजिए माइनस आई नॉट बाई ओमेगा टी बराबर कितना, कॉस कितना 2 पाई माइनस कॉस कितना, चलिए आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट बटा 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना, कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस 0 1, तो आई एवरेज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गया, एक टाइम पीरियड में 0। चलिए लिखिए, चलिए अब इसमें लिखने जा रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन द हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने जा रहा है। चेंज करें,
कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन द हाफ टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन द हाफ टाइम पीरियड। चलिए देखिए क्या गिवन आई टी बराबर कितना आई नॉट गुना साइन ओमेगा। आई टी बराबर आई नॉट गुना साइन ओमेगा। एवरेज वैल्यू निकालना जा रहा है। आई टी गुना डी, जीरो से कहां तक हाफ टाइम पीरियड तक, जीरो से कहां तक हाफ टाइम पीरियड तक। चलिए वैल्यू रखिए, ये आ गया t/2 और इधर आ गया आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी डी, जीरो से t/2 है ना। चलिए अब आई एवरेज कितना आ गया 2I0/t कितना आ गया आई एवरेज बराबर 2I0/t। अब देखा जाए साइन का कितना माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, जीरो से t/2। चलिए किसको बाहर करना है आई एवरेज बराबर माइनस 2I0/ओमेगा टी कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस टी बराबर क्या हो गया था टी बराबर 2π/ओमेगा, तो ओमेगा टी बराबर कितना 2π। तो अब यहां से वैल्यू लिखने जा रहा है -2I0/2π, ये आ गया cos पाई माइनस cos 0, cos पाई -1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -I0/पाई -1 -1। आई एवरेज इक्वल टू ये आ गया 2I0/पाई। आ रहा है समझ क्या आ गया 2I0/पाई, यही हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। और निकालेंगे 2/पाई करेंगे तो 0.637 गुना I0, 2/पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइड करेंगे आ जाएगा इतना। चलिए लिखिए
अब इसका ग्राफ एक खींचेंगे तो वहां से समझ में आएगा एवरेज का वैल्यू क्या होता है। चलिए करें चेंज। अब इसका एक ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ खींचते हैं IT का। कैसा ग्राफ? यही ग्राफ है। ए है 0, ए है T/2, ए है T, ए है 3 T/2 और ये है, इधर है I0 और इधर है माइनस। अब आगे देखिए कैसे। एवरेज का ग्राफ खींचते हैं। अभी जो एवरेज निकाले थे उसी का ग्राफ। चलिए देखिए कैसा ग्राफ होगा। यहाँ से यहाँ तक ऐसा, फिर ये गए। ये है 0.637 I0, ये है माइनस 0.637 I0। यहाँ से यहाँ ऐसा, यहाँ से यहाँ ऐसा, यहाँ से यहाँ ये, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं क्या है, पॉजिटिव है। हर जगह वेरिएबल करंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ कांस्टेंट करंट है हर जगह। सेकेंड हाफ टाइम पीरियड में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट है। ये पॉजिटिव लेकिन कांस्टेंट है। तो यही इसका एवरेज निकाला गया हाफ टाइम पीरियड में, यही है इसका मिनिमम। चलिए
चलिए आया समझ में, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ग्राफ से समझ सकते हैं जो पढ़ाया गया है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, चेंज करें। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेशन ऑफ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। कैलकुलेशन ऑफ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। आई टी कितना है, आई नॉट गुना साइन ओमेगा टी। टी बराबर कितना, 2 पाई बाई ओमेगा। मीन स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे, कहां से कहां तक, एक टाइम पीरियड तक। मीन स्क्वायर ऑफ करंट कहां से निकालेंगे, कहां तक, एक टाइम पीरियड तक। मीन स्क्वायर ऑफ करंट। चलिए वैल्यू रखने जा रहा है, नीचे वाले का वैल्यू टी, ऊपर वाला का वैल्यू करंट का स्क्वायर करिए, ठीक ना। करंट का क्या करिए, स्क्वायर करिए, तो ये है S। आई नॉट बाई टी, ठीक है ना। साइन स्क्वायर का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, सुने हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। चलिए तो यहां ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटा, चलिए क्या बाहर निकालें, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, 0 से ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक ना। अब कैसे करें, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t, ठीक ना। अब कैसे किया जाए, 1 गुना dt, dt का इंटीग्रेशन t, माइनस कॉस का साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा, 0 से t, यही है, ठीक ना। अब और आगे देखा जाए, वैल्यू रखें, आई नॉट स्क्वायर बटा 2t,
टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बटा 2 ओमेगा माइनस 0 माइनस साइन 0 बटा 2 ओमेगा। चलिए लिखिए यहाँ तक। चलिए साइन 0 कितना हो गया? 0। 2 ओमेगा टी कितना हो गया? 2 ओमेगा टी 4 पाई हो गया। ओमेगा टी हो गया 2 पाई और 2 ओमेगा टी वैल्यू रखते हैं। आई एम एस बराबर आई नॉट बटा 2 टी रखे वैल्यू। आई एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बटा 2 टी। ये आ गया टी माइनस साइन 4 पाई बटा 2 ओमेगा था माइनस 0 माइनस साइन 0 कितना हो गया? देखिए तो यही है, यही है। चलिए साइन 4 पाई कितना हो गया? 0। तो ये आ गया आई नॉट स्क्वायर बटा 2 टी। सिर्फ आ गया टी, ये भी 0, सब तो 0 है। टी कैंसिल। आई एम एस बराबर आई नॉट स्क्वायर बटा 2। ये आ गया ना। अब देखिए निकालते हैं, आई आर एम एस निकालते हैं। ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट।
वैल्यू ऑफ करंट कितना, ये रूट किसका, रूट आई आर एम है ना, तो आई एम एस का, आई एम एस का, तो ये आ गया आई नॉट बटा रूट टू, यही आ गया। रखेंगे वैल्यू तो इतना ही आएगा ना। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटा, है ना, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट बराबर पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाई रूट टू, यही है फार्मूला।